नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ड्रीम पुलिस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों ने लास्ट क्लास में जाना था सामान्य हिंदी के सिलेबस को, पाठ्यक्रम को। हमने उस पर थोड़ा चर्चा किया था। इसी क्रम में आज हम लोग जो है संस्कृत के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। संस्कृत का पाठ्यक्रम जो सामान्य रूप से सभी जितना भी संस्कृत का एग्जाम होता है उन सब में समान रूप से उपयोगी रहता है, उस सिलेबस पर, उस पाठ्यक्रम पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, सी-टेट में या टेट में स्टेट का जितना भी टीईटी होता है उसमें, डीएसएसएसबी में, केवीएस में, टीजीटी पीजीटी में समान रूप से उपयोगी यही पाठ्यक्रम रहता है साथियों। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, तो आप लोग जो है थोड़ा सा जल्दी से जुड़िए और देखिए कैसे कैसे होता है। बहुत ज्यादा हार्ड चीजें नहीं होती, बहुत ज्यादा कठिन चीजें नहीं होती, आसान चीजें होती हैं। हर जगह हर एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनते हैं। बस थोड़ा सा इसको जो है देखने का जो है तरीका होता है कि आप लोग जो है जब प्रीवियस पेपर पढ़ते हैं तो आप लोग देखेंगे कि यहीं से लगभग जो है सभी प्रश्न बन रहे होते हैं। बस हम लोग जो है उस पर ध्यान नहीं देते और हम भारी भरकम जो पुस्तकों के बीच में उलझ कर रह जाते हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आराम से, प्रेम से आप लोगों को प्रश्न को सोल्व करना है, सिलेक्शन पाना है और आराम से नौकरी जो है लेकर आराम से जो काम करना है, जीवन निर्वाह करना है। तो हम लोग ये चर्चा करते हैं संस्कृत के पाठ्यक्रम पर। तो देखिए, संस्कृत का पाठ्यक्रम होता है, सबसे मेजर जो होता है वो वर्णमाला। आप लोग समझते हैं वर्णमाला जो टॉपिक आप लोगों का है, आप लोग समझते होंगे वर्णमाला के बगैर न अक्षर बनते, न शब्द बनते, न आप लोगों के वर्णों के उच्चारण स्थान बनते, यानी कुछ नहीं होता। आप लोगों को शब्दों को जोड़ना होता है, उसी से वाक्य बनते हैं, उसी से चैप्टर होता है, उसी से पाठ्यक्रम बनते हैं, उसी से पाठ बनते हैं। आप लोगों को कभी कभी रीजनिंग में भी इस तरीके के सवाल पूछ लिया जाता है। तो आप लोग देखिए वर्णमाला को पढ़ना बेहद जरूरी है, वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी है। आप लोग देखते होंगे कि संस्कृत के पाठ्यक्रम में या संस्कृत के पेपर में वर्णमाला से 4-5 प्रश्न जो है हमेशा रहता है। तो इसलिए हम लोग वर्णमाला को सबसे पहले पढ़ते हैं, सबसे ऊपर में रखते हैं और हम लोग जो है इस पर काम करते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा जो है इस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। इसलिए फिर आप लोगों का जो है कोई भी प्रश्न जो है गलत नहीं होता। आराम से, प्रेम से आप लोग जो है इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, वर्णमाला आप लोगों को पढ़ना है। इसी के साथ साथ आप लोगों को वर्णमाला के साथ साथ वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ना होता है। जो लोग पहले से जो परीक्षा देते आए हैं वो लोग समझते होंगे, इस टॉपिक को समझ गए होंगे। ये टॉपिक होता है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान में मैं आप लोगों को बताऊं, कुछ नहीं होता। जो आप लोगों के वर्णमाला के वर्ण होते हैं उनको बोलने के लिए आपके मुंह का, आपके जीभ का, आपके दांत का क्या स्टाइल होता है, कहां से जो है हरकत होती है, गले से हरकत होती है। तो आप समझिए उस वर्ण को बोलने में, जिसको बोलने में गले से डायरेक्ट वर्ण निकलता है, उसको कंठ वर्ण कहते हैं। यानी उस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो देखिए, समझिए वर्णों का उच्चारण स्थान इसी प्रकार से होता है। आप लोग समझेंगे बात को। ये वर्णों का उच्चारण स्थान बहुत बार आप लोगों का, चाहे वो पुलिस का एग्जाम रहा हो, डीएसएसबी का एग्जाम रहा हो, केवीएस का हो, टीजीटी पीजीटी सी-टेट यूपी-टेट, कुछ भी आप लोगों का एग्जाम रहा हो, वर्णों के उच्चारण स्थान से 3 प्रश्न हमेशा बन रहे होते हैं। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत इसके ऊपर होती है। बस थोड़ा सा 10 मिनट का काम होता है, आप लोग तुरंत इसको सीख जाते हैं। ज्यादा कुछ नहीं होता, छोटा छोटा इसका सूत्र होता है। यदि वह सूत्र पर ध्यान थोड़ा दिया जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री का नंबर आप यहां से उठा लेते हैं। तो देखिए, समझिए बात को। उसके बाद देखिए, माहेश्वर सूत्र सभी लोग जानते हैं। जो लोग संस्कृत से परिचित हैं वो लोग जानते होंगे। माहेश्वर सूत्र होता है जो कि पाणिनि साहब के द्वारा लिखा गया। महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र को दिया, जिन्होंने अष्टाध्यायी को लिखा। अष्टाध्यायी में ही यह सूत्र बताया गया। पाणिनि साहब ने सूत्रों को बताया। देखिए, संस्कृत की वर्णमाला को या संस्कृत व्याकरण को माहेश्वर सूत्र में जो पिरोया गया। ये सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या बताई गई वह 11 सूत्र होते हैं। आप लोगों को जब सिलेबस चलेगा, जब आप लोगों का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, उस समय आप लोगों को ये 11 माहेश्वर सूत्रों से
अवगत कराएंगे और बताएंगे कि यहाँ से किस किस प्रकार से प्रश्न बनता है। 2-3 प्रकार से यहाँ से प्रश्न होते हैं, है बहुत आसान। बस एक बार इसको जो देखने की जरूरत होती है, एक बार लिख कर देखिए, एक बार इसको पढ़िए, उसके बाद आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। आप लोग एक शब्द से बहुत ज्यादा परिचित होंगे। देखिए पेपर में आ जाता है प्रत्याहार। ये प्रत्याहार शब्द आप लोग देखते हैं बार बार, प्रत्याहार शब्द है, लेकिन इस प्रत्याहार से आप लोग अवगत नहीं है। ये कहां से आ जाता है, क्या होता है, ये आप लोगों को नहीं पता होता। इसको हम लोग बताएंगे माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत प्रत्याहार कैसे बनते हैं। कुछ नहीं होता, माहेश्वर सूत्रों के संक्षिप्त रूप को प्रत्याहार कहते हैं। बस अभी के लिए आप इतना समझिए, बाकी चीजें तो इसमें बाद में बताई जाएंगी। तो देखिए माहेश्वर सूत्र होता है, 11 माहेश्वर सूत्र बताए गए। ये भी पूछ देता है कि 5वां माहेश्वर सूत्र क्या है, 11वां क्या है, सबसे बड़ा माहेश्वर सूत्र क्या है। यहाँ से इस तरीके के प्रश्न जो है हमेशा बनते आए हैं और बनते रहेंगे साथियों। तो देखिए नेक्स्ट देखिए टॉपिक जो होता है वो धातु रूप। धातु रूप का मतलब होता है क्रिया। देखिए क्रिया को आप लोग धातु रूप में लिखते हैं, धातु रूप में पढ़ते हैं। क्रिया को धातु रूप से काम करते हैं, कैसे करते हैं। क्रिया को जब आप पढ़ते हैं वह जाता है, तो आप कैसे जो है जानने की कैसे करेंगे, गच्छ। अब लिखते हैं गच्छति, तो ती कहां से लगाया, वो चीजें आप लोगों को धातु रूप में पढ़ना होता है। यानी धातु रूप में आप लोग जो पढ़ते हैं वो काल पढ़ते हैं, काल यानी टेंस पढ़ते हैं आप लोग, ठीक ना। टेंस पढ़ते हैं, काल पढ़ते हैं, धातु रूप काल से चलता है, इसको आप लोगों को पढ़ना है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, संस्कृत में 10 प्रकार के काल होते हैं, टेंस होते हैं, लेकिन आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल और केवल 5 धातु रूप पढ़ने होते हैं। इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना होता, यानी 5 काल केवल आप लोगों को पढ़ना है, 10 को आप लोगों को नहीं जानना है। मात्र नाम इनका जान लेंगे, उसी से काम चल जाएगा। तो देखिए साथियों, आप लोग इस पर ध्यान दें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो शब्द रूप। देखिए यहाँ पर क्रियाओं की बात थी, यहाँ पर नाउन होता है, मतलब यहाँ पर संज्ञा होती है। संज्ञा को यहाँ पर पढ़ना होता है। जैसे आप लोग शब्द रूप पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते थे बालक, आप पढ़ते बालक है, बालको, बालकहा। तो देखिए उसी चीज को आप लोगों को यहाँ पढ़ना है, शब्द रूप। और शब्द रूप में आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछता है बालकेन में कौन सी विभक्ति और वचन है, इस तरीके से प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। या कभी पूछेगा कि राम का तृतीया विभक्ति एक वचन बताइए। यहाँ इस तरीके का प्रश्न जब बनता है तो आप लोग जब घबरा जाते हैं उसको देखकर, इसलिए नहीं घबराना है, बहुत आसान सी चीजें हैं। केवल और केवल बार बार रिवीजन करने की जरूरत इसकी पड़ती है, बाकी अन्य कुछ भी नहीं होता। तो देखिए आप लोग शब्द रूप जो होता है, तो शब्द रूप के बारे में आप लोग जब पाठ्यक्रम में चलेगा तब आप लोगों को एक एक शब्द रूप यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों को दिखाऊंगा, और कैसे उसको याद रखा जा सकता है वह भी बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि कहाँ से प्रश्न बनेगा। केवल और केवल वहीं से आप लोगों को चीजों को ध्यान देना है, वहीं से आप लोगों को पढ़ना है, ज्यादा आप लोगों को नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए कारक होता है, आप लोग समझते हैं। कारक तो आप लोग जो है कारक से अवगत पहले से ही होंगे, क्योंकि आप लोग हिंदी में भी कारक पढ़ते हैं। आप लोगों ने पढ़ा करता नहीं कर्म को करण से, तो इस तरीके का जो कारक होता है ये आप लोगों को पढ़ना है। कारक जो होते हैं वो विभक्ति पर चलते हैं, विभक्ति पर चलते हैं कारक, करने वाले जो होते हैं, तो उस चीज को आप लोगों को पढ़ना है। कारक को मैं आप लोगों को बताऊंगा। कभी कभी जो है इस तरीके का कारक आ जाता है कि कृष्ण अभिता परिता गोपालास्ति, तो आप लोग समझ ही नहीं पाते, कृष्ण के चारों ओर ग्वाले हैं, तो कौन सी विभक्ति या कौन सा कारक लगा हुआ है, किस प्रकार के कारक का यहाँ पर वर्णन किया गया, वो आप लोग नहीं समझ पाते। पाठ्यक्रम को पढ़ाने के समय हम लोग जो है इस पर चर्चा करेंगे, और आप लोग जो है इसको बड़े भी प्रेम से जो है इसको सही सीख जाएंगे, मेरा जो है ऐसा विश्वास है, और आप लोग ऐसा करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या होता है विभक्ति। विभक्ति तो आप लोग जो है विभक्तियों से आप अवगत यहाँ शब्द रूप के दौरान भी हो चुके होंगे, उसके बाद भी आप लोग विभक्तियों को पढ़ेंगे, क्योंकि विभक्तियों के कुछ सूत्र होते हैं, वो सूत्रों को समझना आप लोगों को बेहद जरूरी है। जैसे देखिए तृतीया विभक्ति होती है, एक सूत्र होता है ये नांग विकार है। क्या होता है? ये नांग विकार है।
ये नांग विकार जो सूत्र होता है, इसका मतलब ये होता है यदि किसी व्यक्ति के, किसी जीवधारी के किसी भी अंग में कोई विकार हो, यदि किसी व्यक्ति के, किसी जीवधारी के किसी भी अंग में विकार हो तो वहां पर तृतीया विभक्ति होती है और सूत्र होता है ये नांग विकार है। बहुत खास है, कई बार पूछा गया है, जैसे एग्जाम में आ जाता है आप लोगों के भिक्षुक पादे निखंजय, यानी भिक्षुक जो है, भिखारी जो है वो पैर से लंगड़ा है, तो सीधी सी बात है यहां पर क्या होगा, ये नांग विकार सूत्र लगा है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए साथियों, ये तो हम लोग जब आप लोगों का पाठ्यक्रम चलेगा, जब आप लोग उस पर चर्चा करेंगे, तब आप लोग जो है इसको सीख ही जाओगे और आप लोग इस पर विशेष ध्यान दें, है ना। ये यहाँ पर विभक्तियां होती है, उसके बाद छोटा छोटा सा काम बचता है। देखिए समझिए, हाँ देखिए विभक्ति हो गया, तो विभक्ति तक आप लोगों का जो थोड़ा सा याद करने वाली चीजें रहती हैं, थोड़ा सा यहां तक, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। उसके बाद तो गिनती आती है जिसको आप लोग संख्या कहते हैं। संख्या कुछ नहीं है, हिंदी में आप लोगों को नंबर देगा, संख्या देगा, आप लोगों को उसकी संस्कृत बता देनी है, आपके सामने ऑप्शन रहेगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग यदि संधि, हाँ संधि आप लोग जो है जब सीख जाएंगे तब आप लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे, तो ये आप लोगों का गिनती जो है ऑटोमेटिक आप लोगों को कंप्लीट लगेगा। कैसे होता है देखिए, कैसे बनती है ये। जैसे मान लो मैं आपको दे रहा हूं 555, इसकी संस्कृत बनानी है, कुछ नहीं होता। आप लोगों को मैं बता दूं, हिंदी से संस्कृत बनाते समय जो सबसे छोटा अंक होता है, इकाई का अंक, उसकी संस्कृत पहले लिखते हैं, फिर दहाई का लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इधर इसमें 5 है, 5 की संस्कृत पंच होती है, पंच। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं हिंदी का पाठ्यक्रम बताते समय। देखिए पंच, उसके बाद देखिए 50 हो गया। अब तो 50 की लिखनी है, पंच पंचाशत, पंच पंचाशत, यानी पंच और 50, उसके बाद 500, पंच शतम या शतक। देखिए पंच पंचाशत, पंच शतम, पंच शतम का मतलब 500, पंच शत का मतलब होता है 50 और पंच का मतलब होता है 5। इसका मतलब ये हुआ पंच पंचाशत पंच शतम, मतलब 555 इसका अर्थ हुआ। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं गिनतियों को, आप लोग विशेष ध्यान देंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर मैं अभी इस पर चर्चा कर दूं संधि। संधि आप लोगों का वही सेम रहता है जो आप लोगों का हिंदी में मैंने चर्चा की थी, वही सूत्र रहते हैं, सब कुछ वही रहता है संधि का, बस थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे सवर संधि, सवर संधि में हिंदी में 5 भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत में 8 भेद बताए गए पाणिनि के द्वारा, उसके सूत्र भी बताए गए। वो आप लोगों को जब पढ़ाया जाएगा तब इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है, पक्षियों के नाम सीधा सा सिंपल सा होता है। वह किसका नाम होता है आपको पता है, बगुला है। सीधा सा कुछ भी नहीं होता, मयूर है मतलब मोर है, टीका मतलब कोयल, इस तरीके का आपका ये रहता है। ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता, 10-20 नाम रहते हैं, उसको आराम से जब पढ़ लेना है, उसी में से आप लोगों के एग्जाम में रहता है। नेक्स्ट देखिए फलों के नाम। तो फलों के नाम में, फलों के नाम जैसे आम होता है, आप लोग पढ़ते हैं आम्रम, आम्रम। आपको पता है केला है, आप लोग पहले से पढ़ते आए केला, कदली, कदली। आप लोग पढ़ते हैं कदली फलम, यानी केला जो है फल है ना। इस तरीके का कुछ व्यंजन होते हैं, मिष्ठान होते हैं, उनके नाम आ जाते हैं। जैसे लड्डू आप लोग पढ़ते आए हैं, मोदकम, है ना। तो देखिए इस तरीके का आप लोगों का जो है ये पाठ्यक्रम, फलों के नाम। नेक्स्ट देखिए क्या है, रचना एवं रचनाकार।
ये जो आप लोगों का टॉपिक है इसको आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो ये कि आप जो है इसके लिए पुस्तक ग्रंथ उठाइए और पुस्तक पढ़ना शुरू करिए, कौन सा क्या हुआ है। दूसरा ये है आपको टेबल फॉर्म में इसको जो दे दिया जाए, रचना दे दी जाए, उसका नाम दे दिया जाए, उसके जो पात्र थे उनको दे दिया जाए, उसमें क्या कहानी क्या उसका असर उसको दे दिया जाए। आप उसको आराम से जो है रोज दो 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 करके जो है पढ़ना शुरू करें और उसको जो है इसी तरीके से याद करते हुए चले, एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करते चले, तो वहां से भी आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और आराम से आप लोग जो है काम कर जाएंगे। यहां से आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होने की दिक्कत जरूरत नहीं है। तो आप लोग बहुत ही प्रेम के साथ इस पूरे के पूरे सिलेबस को कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती और आराम के साथ आप इसको करिए। और साथियों हम भी आप ही लोगों के साथ हैं, ऐसा नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग जो है हमसे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप लोग जो है हमसे जो उसका जवाब ले सकते हैं, मांग सकते हैं। जिस यहाँ तक होगा हम लोग आप लोगों को जो है सही सही बताने की कोशिश करेंगे। तो ये आप लोगों का संस्कृत का पाठ्यक्रम हुआ, हमने इस पर चर्चा की संक्षिप्त में ही सही। तो देखिए साथियों अब आप लोगों का जो है वो प्रॉपर पाठ्यक्रम जो है स्टार्ट होने जा रहा है। आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी से जुड़िए और आप लोग जो है अपना सहयोग करें, ठीक है साथियों। तो देखिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, तो नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग जो है इस पर जो है विशेष ध्यान दें। ठीक है साथियों, नमस्कार।